जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखे थे और चारों वेद के बारे में देखे थे, यानी ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में तथा अथर्ववेद के बारे में। हम लोग उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम लोग ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को देखने जा रहे हैं। 1500 से लेकर 1000 बीसी तक है, यानी ईसा पूर्व तक। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये लोग कैसे रहते थे, या इनका जो इनके पास जो टूल्स थे या जो ये चीज ये लोग करते थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और यहीं पर हम लोग ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था तथा उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे कि दोनों में आखिर क्या क्या डिफरेंस या अंतर था। ठीक है, तो देखते हैं। ये कबीलाई थे तथा घुमंतु जीवन में विश्वास करते थे। ऋग्वेद कालीन लोग, ये लोग कबीला यानी कबीला में रहते थे। कबीला यानी कहें तो समूह में रहा करते थे। ठीक है, तथा घुमंतु जीवन में विश्वास करते थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह ये लोग रहते थे। जिसे मान के चलिए आज यहाँ पर है तो यहाँ का सारे संसाधन जब समाप्त हो गया है तो ये कहाँ जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे। फिर वहाँ का संसाधन जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर वो जगह छोड़कर वो कोई अलग जगह जाएंगे। फिर वहाँ का संसाधन समाप्त होगा तो फिर यहाँ पर आएंगे। तो ये लोग ऐसे घूमते रहते थे। ठीक है, तो कैसे रहते थे ये लोग, घुमंतु जीवन में ये लोग विश्वास किया करते थे। भारत में आर्यों से संबंधित कोई अभिलेख नहीं मिला है। देखिए, आर्यों से संबंधित भारत में अभी तक कोई भी अभिलेख अभी तक नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा सवाल आ जाता है। ठीक है, सवाल आएगा कि भारत में आर्यों से संबंधित अभिलेख कौन सा है, लेकिन आएगा। लेकिन ये तो पहले ही पता है कि यहाँ पर अभिलेख ही नहीं मिला है, तो आएगा कहाँ से। ठीक है, आर्य भारत में चारा की तलाश में आए थे। ठीक है, आर्य जो भारत में आए थे, इनका आने का मुख्य कारण चारा के तलाश में, जानवरों के जो चारा खिलाने वाला होता है उसी के तलाश में ये लोग आए थे। और आर्य जो आए थे एक ही बार में सब लोग नहीं आए थे, थोड़े थोड़े करके आए थे। ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि एक ही बार में सभी आर्य भारत में चला है, नहीं, थोड़े थोड़े टुकड़े में करके आए थे, यानी टुकड़े टुकड़े में वो लोग आए हुए थे भारत में। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन था, जो इनका प्राथमिक पेशा था। ध्यान रखिएगा, आर्यों का अर्थव्यवस्था का सबसे प्राथमिक पेशा जो था वो पशुपालन था तथा दूसरा कृषि था। और लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, यही उल्टा हो जाता है। ठीक है, हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। तो इनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन था और ये इनका ये प्राथमिक पेशा था। ये ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार, यानी ऋग्वेद में घोड़ा की चर्चा 215 बार मिला है तथा गाय की चर्चा 176 बार मिला है। यानी ऋग्वेद में घोड़ा की चर्चा 215 बार और गाय की चर्चा 176 बार मिला है। ठीक है, पशु की गणना संपत्ति से की जाती थी, यानी वो लोग पशु का गणना जो करते थे वो संपत्ति से, क्योंकि मेन संपत्ति यानी मेन पूंजी कौन थे, तो वो लोग का पशु ही था। ठीक है, पशु का प्रयोग वस्तु विनिमय के लिए भी किया जाता था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि रुपया पैसा तो उस समय था नहीं, तो वो लोग वस्तु विनिमय के लिए भी पशु का प्रयोग करते थे, यानी पशु लेन देन से वो लोग वस्तु विनिमय किया करते थे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में गव्यत्व, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, यहाँ से सवाल बन सकता है, पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऋग्वेद में गव्यत्व ये दूरी मापन का एक इकाई थी, यानी गव्यत्व क्या था, तो दूरी मापन की एक इकाई थी। गोधुली, गोधुली तो अभी भी हम लोग यूज किया करते हैं, यानी समय को मापन की इकाई थी, यानी जो शाम का समय होता है ना, उसको मापन की इकाई को गोधुली कहा जाता था। गवेषणा, ये गाय की खोज करने वाले को, या युद्ध करना। ठीक है, देखिए, क्योंकि कबीले में रहते वो लोग, तो एक कबीला के दूसरे कबीला चोरी भी किया करते थे, तो गाय को चुरा लेते थे। तो चुराने के बाद ये लोग गवेषणा लोग क्या करते थे, जाते थे गाय को खोजने। तो गाय अगर मिल गया तो लोग देते तो थे नहीं, तो क्या करते थे, तो लोग लड़ाई करते थे। तो पशुओं के लिए वो लोग लड़ाई भी करते थे। तो इसलिए मैंने बताया कि गाय की खोज या युद्ध, क्योंकि खोज करेंगे तो खोज उससे मांगेंगे जो इनका गाय चुरा के ले गया है, तो वो देगा नहीं, तो लड़ाई करना पड़ेगा, तो युद्ध होता था। गाय के लिए ऋग्वेद काल में युद्ध भी हुआ करता था। ठीक है, तो गवेषणा गाय की खोज किसके लिए, तो युद्ध के लिए। गोपा, गोपा का मतलब राजा होता था, यानी ऋग्वेद में गोपा का मतलब राजा को गोपा बोला जाता था। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ऋग्वैदिक कालीन कृषि के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था उस समय कैसा था। तो इनका कृषि क्या था, कृषि इनका द्वितीयक पेशा था। पहला पेशा क्या था, तो पशुपालन था। यही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद कालीन में, यानी ऋग्वेद कालीन कृषि में देखा जाए तो इनका द्वितीयक पेशा क्या था, कृषि था, तथा पहला पेशा इनका पशुपालन था। पहला पेशा क्या था इनका, तो पशुपालन। यो
जौ की चर्चा मिलती है, यह प्रमुख फसल थी, ठीक है। यानी ऋग्वेद में जौ की चर्चा मिलती है जिसको यौ कहा गया है, और एक तरह से ये प्रमुख फसल थी। गेहूं की चर्चा नहीं मिलती है ऋग्वेद काल में, यानी ऋग्वेदिक काल में गेहूं की चर्चा नहीं मिलती है। सॉरी। लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे जिसको लांगल बोला जाता था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में यहीं से सवाल पूछता है, ठीक है। यानी लकड़ी के हल को क्या बोला जाता था, तो लांगल, ठीक है। गाय का गोबर यानी कारेसु, इसका उपयोग उर्वरक या खाद में भी करते थे। तो कारेसु किसको बोलते थे, तो गाय का जो गोबर होता था उसको कारेसु बोला जाता था। कुल्या, इंपॉर्टेंट चीज है ये कुल्या, एक प्रकार का नहर था ये, जिसे नहर से सिंचाई होता है ना, नहर आप लोग भी देखे होंगे, तो एक प्रकार के नहर को क्या बोलते थे वो लोग, कुल्या बोलते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में कृषि अधिशेष नहीं था, यानी फूड सरप्लस यहाँ नहीं था। तो नहीं था तो क्या होगा, व्यापार वाणिज्य ना के बराबर होगा। फूड सरप्लस जब रहेगा तब तो व्यापार वाणिज्य होगा, लेकिन इस समय तो फूड सरप्लस था ही नहीं, यानी कृषि अधिशेष नहीं था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं शिल्प उद्योग के बारे में। यानी ऋग्वैदिक काल में शिल्प और उद्योग किस प्रकार के था, तो रथ निर्माण सबसे पहला, मृदभांड निर्माण, आभूषण निर्माण, चटाई, वस्त्र इत्यादि बनाते थे। यानी रथ बनाते थे, चटाई बनाते थे, वस्त्र बनाते थे, मृदभांड निर्माण यानी मृदभांड भी वो लोग बनाना जानते थे। तो शिल्प उद्योग में ये सब चीजें, लोहे का ज्ञान इनका नहीं था, ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अयस, कांस्य या तांबे को बोलते थे अयस बोलते थे। अयस किसको बोलते थे, तो कांसा या तांबा को बोलते थे। निष्क या सतमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। तो निष्क और सतमान बोलते थे कीमती धातुओं को, जैसे सोना और चांदी, यानी कीमती धातुओं को क्या बोलते थे, निष्क या सतमान। निष्क जो होता था गले में पहनने वाला हार होता था वो, ठीक है। सर्वप्रमुख शिल्प क्या था, रथ निर्माण। इनका सबसे मुख्य शिल्प क्या था, रथ निर्माण सबसे इनका इंपॉर्टेंट शिल्प था, ठीक है। तो हम लोग शिल्प उद्योग भी हम लोग देख लिए। थोड़ा सा व्यापार वाणिज्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन व्यापार वाणिज्य कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य सीमित स्तर पर था, क्योंकि वे लोग घुमंतु थे। व्यापार वाणिज्य एकदम सीमित था, ना के बराबर, क्योंकि घुमंतु जीवन जीते थे तो उन लोगों के पास बचता क्या होगा। और पहले ही हम लोग देख लिए कि उनके पास खाद्य अधिशेष नहीं था, यानी फूड सरप्लस नहीं था, ठीक है। तो वो लोग घुमंतु थे। पनी, पनी एक शब्द आता है ऋग्वेद काल में, इसको मतलब होता है व्यापारिक समुदाय, ठीक है। और पनी जो होते थे ये आर्य और अनार्य दोनों होते थे, आर्य भी होते थे और जो आर्य नहीं है जिनको अनार्य बोला गया है वो भी होते थे, व्यापारिक समुदाय से जुड़े हुए। पनी को ऋग्वेद में गाय चोर या कंजूस बोला गया है, ध्यान रखिएगा, पनी को ही ऋग्वेद में गाय चोर या कंजूस बोला गया है। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, क्योंकि मुद्रा नहीं थी। व्यापार जो होता था वही वस्तु विनिमय, गाय का भी वस्तु विनिमय में प्रयोग हुआ करता था, हम लोग पहले देख चुके हैं। तो व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन उस समय नहीं था, ठीक है। तथा नगर का भी विकास नहीं हुआ था, यानी ऋग्वैदिक काल में नगर का विकास नहीं हुआ था। चलिए हम लोग देख लिए ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था देख लिए, शिल्प देख लिए, व्यापार वाणिज्य देख लिए, कृषि देख लिए। अब हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था 1000 से लेके 600 BC तक है ये। चलिए अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब ऋग्वैदिक काल में लोग अस्थायी जीवन जी रहे हैं, ठीक है। अब जीवन कैसे दे रहे हैं, घुमंतु नहीं है, अब ये लोग अस्थायी जीवन जी रहे हैं। कृषि प्राथमिक पेशा हो गया है। अब यहाँ पर प्राथमिक पेशा क्या था, तो पशुपालन ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में कृषि प्राथमिक पेशा हो जाता है तथा पशुपालन इनका द्वितीयक पेशा हो जाता है। तो ध्यान रखना है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में प्राथमिक पेशा पशुपालन था, लेकिन इस समय प्राथमिक पेशा क्या हो जा रहा है, कृषि हो जा रहा है, तथा पशुपालन द्वितीयक पेशा हो जा रहा है, ठीक है। कठ संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछ चुका है। कठ संहिता से पता चलता है कि ये लोग 24 बैलों के द्वारा खेती करते थे। कठ संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। तो ये लोग पता चलता है कि ये लोग उत्तर वैदिक कालीन लोग 24 बैलों से खेती किया करते थे। व्रीहि, ध्यान रखिए, व्रीहि उस समय चावल या धान को बोला गया है। तो चावल या धान का साक्ष्य मिलता है उस समय, जिसको वो लोग व्रीहि बोलते थे, ठीक है। गोमुद, गोमुद वो लोग गेहूं को बोलते थे, ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गेहूं का चर्चा नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं दोनों का चर्चा मिलता है। चावल को व्रीहि बोला जाता है तथा गेहूं को गोमुद बोला जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई है, ध्यान रखिएगा, लोहे की खोज सबसे पहले किस काल में हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। लेकिन
खेती में लोहे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लोहे का इस्तेमाल सिर्फ हथियार बनाने में हो रहा है, यानी औजार बनाने में वो लोग लोहे का प्रयोग कर रहे हैं। खेती करने के लिए लोहे का प्रयोग वो लोग उत्तर वैदिक कालीन लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि हथियार बनाने के लिए उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होता है, खेती के लिए अभी नहीं करेंगे, आगे चल के बाद में करेंगे। ठीक है। शिल्प, अब उत्तर वैदिक कालीन हम लोग शिल्प के बारे में देख लेते हैं। तो लोहे की जानकारी, जिसको श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क बोलते हैं, लोहे की जानकारी हो गई है, और लोहे को लोग क्या बोलते हैं, श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क। ठीक है, ये नाम आ जाता है कभी कभी। अभी भी उनका शिल्प में रथ निर्माण सबसे महत्वपूर्ण शिल्प है। रथ निर्माण जो है सबसे महत्वपूर्ण शिल्प है, जो ऋग्वैदिक काल में भी था और उत्तर वैदिक काल में भी है। सीरी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सीरी। रथ उद्योग में लगी हुई महिलाएं, जिसको सीरी बोला जाता है, यानी रथ उद्योग में जो महिलाएं लगी हुई थी उनको क्या बोला जाता है, तो सीरी बोला जाता है। पुत्री, पुत्री को दुहिता कहा जाता है। ठीक है, पुत्री को उत्तर वैदिक काल में क्या बोला जाता है, दुहिता। प्रातः काल, प्रातः काल को समगांव बोला जाता है, यानी प्रातः काल को उत्तर वैदिक काल में लोग समगांव बोला करते थे। ठीक है। व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ, लेकिन व्यापक विस्तार नहीं हुआ है, क्योंकि खाद्यान्न अधिशेष नहीं था। व्यापार वाणिज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन व्यापक विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी फूड सरप्लस की कमी थी। तो जब फूड सरप्लस ज्यादा नहीं है तो व्यापार वाणिज्य कैसे होगा, अपने से खाने से बच भी नहीं करेगा तो बेचेगा ये लोग कैसे। ठीक है, तो खाद्यान्न अधिशेष नहीं था, तो व्यापार वाणिज्य बहुत ही कम छिछले स्तर पर हुआ करता था। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ऋग्वैदिक कालीन जीवन। हम लोग डिफरेंस देख लेंगे, अब फिर हम लोग आ जाते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, अब उसमें हम लोग जीवन के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन जीवन, राजनीतिक जीवन हम लोग ऋग्वैदिक कालीन देख लेते हैं। प्रकृति क्या है, राजतंत्र थी, यह जनजातीय परंपराओं पर आधारित थी। राजतंत्रात्मक थी, लेकिन यह जनजातीय परंपराओं पर आधारित थी, यानी कबीलाई राजतांत्रिक है। ठीक है, यानी कबीला का राजतंत्र चल रहा है। ऋग्वैदिक आर्य कबीलों में बटे हुए थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो कबीले में बटे हुए थे, अलग एक कबीला यहाँ है, यहाँ ऐसे है, ऐसे, और सबका अलग अलग हेड हुआ करता था। एग्जाम्पल जैसे भरत कबीला, अनु कबीला, यदु कबीला, पुरु कबीला, कवि कबीला, तुर्वस कबीला इत्यादि, ये सब कबीला के नाम है। ठीक है। अब ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक विभाजन, हम लोग थोड़ा सा प्रशासनिक विभाजन के बारे में देख लेते हैं। हम लोग शुरू से चलते हैं। ठीक है, सबसे निचला स्तर पर क्या होता था, कुल या गृह। कुल को बोलते थे परिवार। ठीक है, जो सबसे निचला स्तर जिसका हेड होता था कुलपति या गृहपति, कुलपा बोलते थे, कुलपा या गृहपति। अब परिवार से ऊपर क्या होगा, तो गांव होगा, जिसको ग्राम बोलते थे। तो ग्राम के हेड को बोलते थे ग्रामीणी। इससे ऊपर विष होता था, विष को हेड को क्या बोला जाता था, विषपति। और सबसे ऊपर जो होता था जन, जिसको कबीला बोलते थे, यही जो हेड होता था, इसको राजन या गोपा या जनस से गोपा बोला गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट में ऐसा सवाल पूछ देता है। ठीक है। राजा का पद सामान्यतः अनुवांशिक होता था, कभी कभी निर्वाचन भी हुआ करता था, लेकिन ज्यादातर क्या होता था, राजा का पद अनुवांशिक ही होता था। ठीक है। राजा का पद अधिक शक्तिशाली नहीं होता था, राजा का पद जो है उस समय अधिक शक्तिशाली नहीं होता था। अब क्यों नहीं होता था देख लेते हैं। इसका पहला कारण क्या है, क्योंकि राजा के पास आय का नियमित साधन नहीं है। शक्ति कहाँ से होगा, जब आय का साधन ही नहीं है, जब हमारे पास अर्थव्यवस्था ही नहीं है, तो हमारे पास ताकत कहाँ से होगा, तो ताकत नहीं, यानी राजा के पास आय का साधन नहीं था, इसलिए राजा शक्तिशाली नहीं होते थे। दूसरा कारण, भू राजस्व को भाग या बलि कहा जाता था, यानी उस समय भू राजस्व को क्या बोलते थे, भाग या बलि, ये याद रखिएगा, भू राजस्व को बलि कहा जाता था, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था, स्वैच्छिक था। भू राजस्व जो था वो जिसको बलि बोला जाता था, ये स्वैच्छिक था, अनिवार्य नहीं था कि आपको देना ही देना है, नहीं, जब मन है कि हमको नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे। लेकिन कितना देना होता था, 1/6। अगर किसी को भू राजस्व देना है तो अपना 1/6 दे सकता था, लेकिन ये कैसा था, अनिवार्य नहीं था, ये स्वैच्छिक था, याद रखिएगा। तो ये कारण है। तीसरा है, राजा की आय का सबसे बड़ा साधन युद्ध में लूटी गई सामग्री थी, यानी राजा का सबसे आय का सबसे बड़ा कारण क्या था, युद्ध में जो सामग्री लूटे हुए थे वही इनका आय का सबसे बड़ा साधन था, यानी युद्ध में लूटा गया माल। ठीक है। अब थोड़ा सा अधिकारी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अधिकारियों की सीमित संख्या थी, क्योंकि राजा के पास आय नहीं था। अधिकारी कैसे थे, बहुत ही सीमित थे, क्यों, क्योंकि राजा के पास पैसा देने के लिए, यानी सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो अधिकारी कहाँ से रखेंगे। तो अधिकारी की संख्या ना की बराबर थी, क्योंकि उस समय राजा की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।
सबसे बड़ा अधिकारी पुरोहित होता था, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? पुरोहित होता था। यह राजा का मुख्य सलाहकार भी था। ठीक है। दूसरा है सेनानी, सेनानी का मतलब होता है सेनापति। तीसरा है वराजपति, वाज वराजपति, वराजपति ये चरागाह भूमि से संबंधित अधिकारी थे। यही दो तीन गो अधिकारी का चर्चा मिलता है। पुरोहित सबसे बड़ा, उसके बाद सेनानी सेनापति, उसके बाद वराजपति चरागाह भूमि से संबंधित अधिकारी था। ये राजस्व व्यवस्था का अधिकारी नहीं था, क्योंकि पैसा ही नहीं था, राजस्व व्यवस्था कहाँ से होगा? तो राजस्व व्यवस्था का अधिकारी नहीं था कोई। न्याय से संबंधित भी कोई अधिकारी नहीं था, न्याय यानी जस्टिस, इससे भी संबंधित, न्याय से संबंधित कोई अधिकारी नहीं था। गुप्तचर को अस्पर्श कहा जाता था, गुप्तचर व्यवस्था था और उस समय गुप्तचर को क्या बोला जाता था? तो अस्पर्श बोला जाता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन जनजातीय परिषद। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन जनजातीय परिषद के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। तो ऋग्वैदिक कालीन जनजातीय परिषद जो है ये सभा, समिति तथा विदत, ये तीन जो है ये ऋग्वैदिक कालीन जनजातीय परिषद है। ठीक है, एक सेकेंड। अब हम लोग सभा के बारे में देख लेते हैं। तो सभा जो होता था ये, इसमें वृद्ध पुरुष और महिलाएं दोनों होते थे, यानी जो बुजुर्ग पुरुष होते थे और महिलाएं इस सभा में होते थे। ठीक है, सभा का प्रमुख को हम लोग सभा, उस समय वो लोग सभापति बोलते थे। सभा के प्रमुख को सभापति बोला जाता था। ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख 8 बार हुआ है, यानी ऋग्वेद में जो सभा शब्द का उल्लेख है वो 8 बार हुआ है। ठीक है, सभा न्याय से संबंधित कार्य करती थी, जो सभा थी वो न्याय से संबंधित काम को करती थी। ठीक है, अब हम लोग समिति देख लेते हैं कि समिति क्या होता था। तो ये कबीले के वयस्क पुरुष इसके सदस्य होते थे। समिति में कबीले के वयस्क पुरुष जो होते थे इसके सदस्य होते थे, सिर्फ वयस्क पुरुष ही। ठीक है, समिति कभी कभी राजा की निर्वाचन भी करती थी। समिति जो थी कभी कभी राजा का निर्वाचन भी किया करती थी, लेकिन वो हमेशा नहीं करती थी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। विदत देख लेते हैं कि विदत क्या होता था। तो ये ऋग्वैदिक कालीन प्राचीनतम जनजातीय परिषद थी। तो ऋग्वैदिक कालीन प्राचीनतम जनजातीय परिषद कौन थी? तो विदत थी। ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों इसके सदस्य होते थे। विदत में भी पुरुष और महिलाएं सदस्य हुआ करते थे। यह धार्मिक और सैन्य कार्यों का संचालन भी करता था। विदत जो था ये धार्मिक और सैन्य का संचालन भी ये विदत किया करता था। ठीक है, तो सभा समिति विदत, यहाँ से एक सवाल एग्जाम में रहता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ठीक है, हम लोग उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कबीला, ऋग्वैदिक काल में देखे थे कि लोग कबीले में बटे हुए थे। उत्तर वैदिक काल में कबीला ये आपस में मिल गया। ठीक है, कबीले आपस में मिल गए। जैसे आप लोग देखिए, ये पुरु कबीला और भरत कबीला, ये दोनों मिलकर क्या बने? कुरु। कुरु एक क्षेत्र भी है। ठीक है, तो पुरु कबीला और भरत कबीला दोनों मिलकर क्या बन गए? कुरु, यानी दोनों मिलकर एक हो गए। ठीक है, क्रीवी प्लस तुर्वस, क्रीवी प्लस तुर्वस कबीला मिलकर ये पंचाल बन गया। ठीक है, ये पंचाल बरेली रामपुर वाला जगह यूपी का है ये। तो क्रीवी और तुर्वस दोनों कबीला मिल गया तो क्या बन गया? पंचाल बन गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि अब बलि अनिवार्य हो गया। ठीक है, बलि यानी जो कर था, जो उस समय ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक था, यानी स्वेच्छा से देना था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पूरी तरीके से इसको अनिवार्य कर दिया गया कि आपको अब कर देना ही है। इससे क्या होगा कि राजा के शक्ति में थोड़ा सा वृद्धि होगा, क्योंकि कर आएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इससे राजा का भी स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, कब? तो उत्तर वैदिक काल में। अब जनजातीय परिषद कमजोर हो गई, राजा का इन पर दबदबा होगा। जनजातीय परिषद, अब सभा समिति और विदत, ये तीनों जो है थोड़े से कमजोर हो जाएंगे और इस पर राजा का दबदबा काबिज हो जाएगा। ठीक है, अब राजपद के साथ कई यज्ञ जोड़ दिए हैं। अब राजपद यानी राजा के पद के साथ उनके साथ कई यज्ञ को जोड़ दिया गया, जैसे राजसू यज्ञ,
वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, घोड़ा दौड़ किया जाता था, यानी घोड़ों को दौड़ाया जाता था और कहा जाता था कि एक तरह से ये पार्टी वाला था। यानी दौड़ के एक दिन पहले राजा जो था, इसके जितने भी कंपटीटर थे, जो अगले दिन दौड़ में राजा के साथ कंपटीशन में भाग लेना होता था घोड़ा की दौड़ में, राजा सबको पहले पार्टी देता था और पार्टी में देकर ये बोलता था कि कल तुम लोग हमको जीतने देना। तो पहले पार्टी हो जाता था, जैसे कैसे आजकल चुनाव होता है, चुनाव के पहले दारू और चिकन का पार्टी चलता है, उसके बाद इलेक्शन में लोग वोट क्या हो जाता है, उलट पलट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे इसमें वाजपेयी यज्ञ में हुआ करता था, यानी राजा पहले ही रात में पार्टी देता था जितने भी कंपटीटर थे, फिर अगले दिन फील्ड में जब घोड़ा दौड़ होती थी तो क्योंकि रिजल्ट तो रात में ही तय हो गया था, इसमें राजा विजयी हो जाता था। तो इसमें ये होता था, ठीक है, खाना खिलाकर घोड़ा को दौड़ाया जाता था। अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई क्योंकि आय नियमित साधन हो गया। अब तो अधिकारी बढ़ेंगे ना, क्योंकि राजा के पास तो आय का एक साधन बन गया, क्योंकि कर लिया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। उच्च अधिकारियों को रत्नीन कहा गया, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। उच्च अधिकारियों को क्या कहा गया, रत्नीन कहा गया, ठीक है। इनकी संख्या 12 थी, यानी उच्च अधिकारियों को रत्नीन कहा गया, जिनकी संख्या 12 थी, ठीक है। पुरोहित और सेनानी ये दोनों पहले से ही मौजूद थे, उस समय भी थे और इस समय भी दोनों मौजूद हैं, यानी ऋग्वैदिक काल में भी पुरोहित और सेनानी थे और इस समय भी मौजूद हैं दोनों। अगला ध्यान से देखिएगा, भाग दूध, ये राजस्व संग्राहक था, ठीक से, टैक्स कलेक्टर बोलते हैं जिसको। कोषाध्यक्ष, इसको संग्रहित बोलते थे, कोषाध्यक्ष को। ये सब टर्म जो है एग्जाम में सवाल में आ जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। महिषी, यानी राजा की पटरानी होती थी, यानी राजा की जो पटरानी होती थी उसको महिषी कहा जाता था, ठीक है। ऐसे बिहार में महिषी एक विधानसभा क्षेत्र भी है। अक्षवाप, यानी पासे के खेल में राजा को मदद करता था, उसको अक्षवाप कहा जाता था, यानी जब पासा का खेल होता था तो राजा को वो मदद करता था, जिसको अक्षवाप कहा जाता था। गोविकर्ता, जो राजा के साथ शिकार पर जाता था उसको गोविकर्ता बोला जाता था। पालागल, यानी राजा का मित्र होता था, राजा के मित्र को पालागल बोलते थे, ठीक है। राजा के पास अभी भी नियमित सेना नहीं थी, क्योंकि आय उतना ज्यादा नहीं था। आय का सिर्फ एक ही साधन तो बन पाया है, ये जो टैक्स वाला, जिसको बलि बोलते थे, लेकिन अभी भी राजा के पास नियमित सेना नहीं है। इससे पता चलता है कि राजा की आर्थिक स्थिति ठीक थी, ऋग्वैदिक कालीन से तो ठीक थी, लेकिन अभी राजा सेना रखने के लिए नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा नहीं था। अगर सेना रखता तो राजा को पैसा भी देना होता, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में देखेंगे। समाज का स्वरूप क्या है, तो पितृसत्तात्मक है। समाज का स्वरूप क्या है, पितृसत्तात्मक, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में परिवार का प्रमुख कुलपा या गृहपति होता था। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक है, यानी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी है, तो सम्मानजनक है, यानी स्थिति महिलाओं की ठीक है। सती प्रथा नहीं है ऋग्वैदिक काल में, बाल विवाह भी नहीं है, पर्दा प्रथा भी नहीं है, ये तीनों ऋग्वैदिक काल में नहीं है। महिलाओं के पास शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, महिलाओं के पास शिक्षा का अधिकार था तथा स्वयंवर चुनने का भी अधिकार था, यानी महिलाएं अपने पसंद के वर को, यानी अपने दुल्हा को चुन सकती थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में ये सब चीज था। सार्वजनिक जीवन में भागीदारी था महिलाओं, यानी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भी भागीदारी था, कब, तो ऋग्वैदिक काल में। महिलाएं सभा समिति तथा विदत की सदस्य होती थी, यहाँ देख लिए हम लोग, महिला और पुरुष दोनों होते थे। तो ऋग्वैदिक काल में महिला सभा समिति और विदत की सदस्य होती थी। विधवा विवाह को नियोग कहा जाता था, यानी ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता था, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह प्रचलन में था, ठीक है। समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। विभाजन कर्म आधारित था, जन्म आधारित नहीं था, यानी विभाजन जो था वो कर्म आधारित था, जन्म आधारित नहीं था। क्योंकि देखिए, विश्वामित्र मुनि ये थे, क्षत्रिय थे, लेकिन वो कर्म पूजा पाठ कराते थे तो वो ब्राह्मण में आ गए, ठीक है। तो कर्म आधारित था, ना कि जन्म आधारित। अगर आपका जन्म क्षत्रिय में भी हुआ है और आप पूजा पाठ, यानी आप ज्ञानी है, तो आपको ब्राह्मण का दर्जा मिल जाएगा, उस समय ये सब चीज था, ठीक है। अब दास व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में दास व्यवस्था का अस्तित्व था, ऋग्वैदिक काल में दास व्यवस्था का अस्तित्व था।
दास महिला और पुरुष दोनों बनते थे, यानी महिला और पुरुष दोनों दास का काम करते थे, यानी दास थे। दक्षिणा में दास भी दिए जाते थे ब्राह्मणों को, ठीक है। दक्षिणा में ब्राह्मणों को दास भी दिए जाते थे, और ध्यान रखने वाला बात यह है कि दासों से सिर्फ घरेलू काम कराए जाते थे, कृषि के काम नहीं कराए जाते थे। कृषि के काम इसलिए नहीं कराया जाता था कि अगर दास कृषि करना जान गए तो उनके यहाँ काम कैसे करेंगे, वो फिर वो अपने कृषि में लग जाएंगे। इसीलिए दासों से सिर्फ घरेलू काम ही करवाया जाता था, ना कि कृषि कार्य, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब खान पान थोड़ा सा आ जाते हैं। अपूपा, अपूपा एक प्रकार का व्यंजन होता था। दूध और जौ को मिलाकर वो लोग एक व्यंजन बनाते थे जिसको अपूपा बोलते हैं, ठीक है। करभा और ओदाना, ये भी एक तरह से व्यंजन था खाने वाला, करभा और ओदाना। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ठीक है, यानी वेज और नॉन वेज दोनों खाते थे। सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहना करते थे। कौन कौन सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। अब थोड़ा सा कपड़े के बारे में देख लेते हैं। एक था होता है वास। वास एक कपड़ा था जो शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता था, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता था। अधिवास, अधिवास जो शरीर के बीच वाला भाग में पहना जाता था। तथा नीवी, नीवी समझ सकते हैं आजकल जो अंडरगारमेंट्स आता है ना, तो उसको नीवी बोला करते थे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक यानी ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा हम लोग उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, सम्मानजनक थी। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन स्थिति, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई, ठीक है। तथा सार्वजनिक जीवन में भी जाना महिलाओं को समाप्त कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई तथा वो सार्वजनिक जीवन में नहीं जा सकती थी, ठीक है। अमाजू, एक अमाजू वर्ड आता है, ध्यान रखिएगा। अमाजू ऐसी महिलाएं होती थी जो जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करती थी, यानी आजीवन कुंवारी रहती थी, उसको क्या बोलते थे, अमाजू। वहतु, एक वहतु शब्द आता है जिसको दहेज बोला जाता था। इसे पता चलता है कि दहेज प्रथा उस समय थोड़ा बहुत रहा होगा, ठीक है। वर्ण व्यवस्था हम लोग देख लेते हैं। जन्म आधारित हो गया बट छुआछूत नहीं है। देखिए ऋग्वैदिक काल में कैसा है, कर्म आधारित है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गया। यानी अब आप क्षत्रिय में आपका जन्म होता है तो आप ब्राह्मण नहीं बनेंगे, आप क्षत्रिय में ही रहेंगे, क्योंकि आपका वर्ण व्यवस्था यहाँ हो गया है जन्म आधारित, ठीक है। गोत्र तथा आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। छुआछूत इस समय नहीं है, इस समय भी छुआछूत नहीं है, लेकिन गोत्र तथा आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी है, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब देखिए ज्ञान होता है, उस समय यानी ज्ञानी आदमी को ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका धीरे धीरे आगे चल के दुरुपयोग होते आया है, उसके बारे में चर्चा हम लोग कभी कर लेंगे, ठीक है। आश्रम व्यवस्था, चार पुरुषार्थ के बारे में हमारे जो प्राचीन काल की बातें हैं, जिसमें चार पुरुषार्थ के बारे में बात की गई है। और चार पुरुषार्थ कौन कौन है, ये मैच करने के लिए कभी कभी आ जाता है, यहाँ से सवाल बना हुआ है। तो पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो इसको याद रखिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये प्राचीन काल का यानी उत्तर वैदिक काल का ये क्या है, तो चार पुरुषार्थ के बारे में बात की गई है। अब इसमें और है, जैसे इसमें चार और चीज के बारे में बात की गई है, जैसे ब्रह्मचर्य, जन्म से 25 वर्ष तक जो रहेगा वो ब्रह्मचर्य रहेगा, पालन करना चाहिए। गृहस्थ 25 से 50, गृहस्थ आश्रम में शादी उदी करिए, खेती बाड़ी करिए, ठीक रहिए, बाल बच्चे भी होंगे। वनप्रस्थ, अब उसके बाद आप लोग वहां से चले जाइए कहाँ, तो जंगल में। तो 50 से 75 वर्ष कहाँ बिताइए, तो वनप्रस्थ यानी जंगल में। और फिर आप 75 से 100 वर्ष के एज में आप लोग कहने का मतलब उस समय सन्यासी जीवन व्यतीत किए, ये कहा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछ सकता है या पूछा भी गया है। अब ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ठीक है। अब थोड़ा सा ऋग्वैदिक कालीन के धर्म के बारे में देख लेते हैं। ये प्राकृतिक पूजक थे, इसमें पुरुष देवताओं की बहुलता है। ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे ये क्या थे, तो प्रकृति पूजक थे, तथा इसमें पुरुष देवताओं की बहुलता मिलती है। ऋग्वेद से 33 देवताओं की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से कितने देवताओं की जानकारी मिलती है, तो 33। ये पहला है इंद्र, सर्व प्रमुख देवता इंद्र हैं। इनके बारे में 200 सूक्त समर्पित है। इनको पुरंदर का कहा गया है, यानी इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला, यानी किला को विध्वंस करने वाला, ठीक है, उसको पुरंदर यानी इंद्र को पुरंदर कहा गया है। यह युद्ध और वर्षा के देवता भी हैं। इंद्र भगवान जो है युद्ध और वर्षा के देवता हैं, तथा इनका हथियार का नाम वज्र है। इनका हथियार क्या है, वज्र है, ठीक है। अगले एक देवता है अग्नि है। कौन है, अग्नि। इनको मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं ये अग्नि। ये इनके बारे में 200 सूक्त इनको समर्पित है।
अगला है वरुण। वरुण जो है ये जल के देवता है। वरुण किसके देवता है? तो जल के हैं। अगले हैं सोम। सोम वनस्पति के देवता है, ठीक है। इनको 100 सूक्त समर्पित है इनके लिए, सोम के लिए। नेक्स्ट है मरुत, ये आंधी के देवता है। मरुत जो है आंधी के देवता है। अगले हैं पूषण। पूषण जो है ये पशुओं के देवता है। पूषण किसके देवता है? तो पशु के देवता है। तो ये सब ऋग्वैदिक कालीन धर्म यानी ऋग्वैदिक कालीन ये लोग देवता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं उत्तर वैदिक कालीन धर्म। ऋग्वैदिक कालीन धर्म हम लोग देख लिए, अब देख रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन धर्म। यानी उत्तर वैदिक कालीन में देवताओं के क्रम में परिवर्तन हो गया। यानी जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है उसमें देवताओं के स्थान में परिवर्तन आ जाता है। प्रमुख देवता अब कौन हो गया? प्रमुख देवता प्रजापति हो गए। कौन हो गए? प्रजापति हो गए। देवताओं को वर्ण विशेष के साथ जोड़ दिया गया। अब देवताओं को भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनको जोड़ दिया गया है। जैसे पूषण, पूषण इसमें किस ऋग्वेद में क्या थे? तो पशु के देवता थे, और इसमें पूषण शूद्रों के देवता हो गए हैं। यानी ऋग्वेद में पूषण जो थे ये पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूषण को शूद्रों का देवता कहा गया है, ठीक है। विष्णु, विष्णु को संरक्षक बोला गया है, तथा रुद्र, रुद्र को संहारक बोला गया है, ठीक है। यज्ञों की बहुलता तथा पशु बलि दी जाने लगी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की बहुलता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और पशु बलि ज्यादा देने, मतलब पशु का बलि यानी पशु बलि भी प्रथा बहुत जोर शोर पर शुरू हो गई, ठीक है। तो हम लोग आर्यों के बारे में पढ़े, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़े, चारों हम लोग वेद के बारे में पढ़े, ऋग्वैदिक कालीन फिर उत्तर वैदिक कालीन, दोनों का कंपैरिजन किए, और हम लोग देख लिए कितने दोनों में फर्क मिलता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो जो मतलब अभी जाएगा, चाहे आप लोग जो देख रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान से एक बार देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोग अब मिलेंगे महाजनपद काल में, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाता है। हो सकता है कि महाजनपद काल मिलने से पहले हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी अगले क्लास में शुरू करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगले हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।